नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, हमें 2014 याद आता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 2012 से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई। 2013 तक तो यह नारा हर हर मोदी घर घर मोदी देश भर में घर घर तक पहुंच गया और मुझे ठीक से स्मरण है कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया ने निभाई और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और भाजपा बढ़ती ही चली गई। लेकिन वही सोशल मीडिया अब शासन को, पार्टी को खटकने लगी और देखिए सोशल मीडिया पर पहरेदारी के तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालांकि मैं इस बात का पैरोकार नहीं हूं कि आप अमर्यादित टिप्पणी करें, आप गाली गलौज करें। हम लोगों ने कई बार कार्यक्रमों में कहा है कि जिस तरीके के रील्स बनते हैं, हाथों में असली छोड़ दीजिए नकली ही सही हथियार लहराए जाते हैं, वह भी ठीक नहीं है। तो सोशल मीडिया से अब आंदोलन खड़े हो रहे हैं, यह बात सरकार को समझ में आने लगी है। कल दिल्ली में कैसा आंदोलन हुआ, लोग संसद तक पहुंच ही गए थे, संसद के दरवाजे बंद करने पड़े। तो देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार तो कहेगी कि बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने कल कहा, फैसला लिया कि यदि सोशल मीडिया पर आप अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, धमकी देंगे, तो आपके खिलाफ सीसीए लगेगा, जिसे बिहार में हम लोग हिंदी और देशज भाषा में कहते हैं गुंडा एक्ट लगेगा और डीएम साहब को यह अधिकार होगा कि वह 6 महीने से लेकर साल भर तक की जेल यात्रा सुनिश्चित कराएंगे और थाना को भी अधिकार प्राप्त हो गया। तो देखिए, हमें डर इस बात का है, वैसे तो गाली हम लोग भी रोज खाते हैं। देखा ही था विधानसभा चुनाव के वक्त एक दल विशेष के लोग किस तरीके से हम लोगों को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन हम लोग उसे संस्कार से जोड़कर, मूल्यों से जोड़कर और आलोचनाओं से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन इस तरीके का अधिकार जब दिया जा रहा है तो कब, कहां, कैसे इसका इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कानून आपके पास पहले से था। यदि सोशल मीडिया पर कोई गलत टिप्पणी कर रहा था, कोई समाज और राजहित के खिलाफ, राष्ट्रहित के खिलाफ बोल रहा था, तब भी उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन सीसीए जैसा एक्ट लगाने की जरूरत क्या आन पड़ी, तो इस पर बड़ी बहस बिहार में छिड़ गई है। और देखिए, बांकीपुर की चर्चा हम करेंगे। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड हमने जैसे ही करना शुरू किया, उसके ठीक पहले हमने शिवानंद तिवारी जी का एक व्हाट्सएप मैसेज देखा। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली का बदला बांकीपुर के मतदाताओं को बांकीपुर में लेना चाहिए है? और वे यह नहीं कह रहे कि आप किसे जिता दीजिए, वे यह कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा दीजिए। तो देखिए, बांकीपुर की लड़ाई और तीखी होती जा रही है जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के। तो सभी को मनाना पड़ रहा है और जिस बात की चिंता हम लोग कर रहे थे कि भाजपा का ओवरडोज कहीं कहीं रिएक्ट भी करने लगा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक में लोगों, नियमित जाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। वे कह रहे हैं 28 तारीख तक नहीं ही जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, अब जैसे ही मॉर्निंग वॉकर पहुंच रहे हैं वहां सैर करने, वहां बीजेपी वाले कभी ये कभी वे, कभी ये कभी वे, इस तरीके से खेल ले रहे हैं। अभी अभी मुझे मंदिरी मोहल्ले से किसी ने कहा कि देखिए, उनके घर में एक बच्चा बीमार था, लोग बच्चे की देखभाल करने में लगे थे। हर आधे घंटे पर कोई महिला मोर्चा का, कोई मंत्री जी, कोई विधायक जी, सब पहुंच रहे हैं। तो भाई, इतनी की जरूरत क्या है? यह क्यों, इतना क्यों? और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। देखिए, कल सम्राट चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, विधायकों से संवाद किया, मंत्रियों से संवाद किया और सभी से अनुरोध किया है कि आप, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, पटना में ही है, कि कोई भी 2 घंटे आप बांकीपुर को दें। तो बांकीपुर की लड़ाई और प्रशांत किशोर की सभाओं में, प्रशांत किशोर की नुक्कड़ यात्राओं में और पदयात्रा में भीड़ कम होती दिखाई नहीं पड़ रही।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से दबाव इतना है कि वे खामोश हो गए। तो लड़ाई जो है ना, लड़ाई तीखी हो रही है। और अब यूं कहें कि बीजेपी को भी तेजस्वी यादव के आने का इंतजार हो रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में खबर यह है, आज विधानमंडल का दूसरा दिन, आज तेजस्वी यादव आज भी नहीं थे, कि कल वे आ रहे हैं और इसके बाद वह बांकीपुर की जो यात्रा है, बांकीपुर में जो प्रचार है, उसमें वह शामिल होंगे। तो सोशल मीडिया से प्रारंभ करते हैं, बांकीपुर पर आते हैं। तेजस्वी यादव तो आ ही जाएंगे, प्रशांत किशोर, नितिन नवीन, क्योंकि जितने नारे लग रहे हैं नीरज सिन्हा जिंदाबाद के, उससे कई गुना अधिक नारे लग रहे हैं नितिन नवीन जिंदाबाद, क्योंकि नितिन नवीन के नाम से फिर कह रहे, नितिन नवीन सर्व स्वीकार्य है और इतने शिष्ट और शालीन हैं कि उनका विरोध कोई नहीं करता। तो अजीत जी, सोशल मीडिया से शुरू करते हैं सरकार की कैबिनेट के फैसले से। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये हमको भी जब ये खबर आपने बताई और हमने उसके पहले नहीं देखा था, क्योंकि दिल्ली के अखबारों में ज्यादातर खबरें आती नहीं है बिहार की। फिर हमने ये खबर देखी कि सीसीए लगेगा, अपराध नियंत्रण कानून जिसको आपने कहा गुंडा एक्ट लगेगा अगर सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा कि सरकार के पास बहुत सारे कानून पहले से मौजूद है और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अलग से भी कानून बनाए गए हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का और 2020-21 में जो उसमें संशोधन ही हुए हैं, उनके जरिए आप इसमें जो करने वाले लोग हैं उनको भी जवाबदेह ठहराते हैं और जो इंटरमीडियरीज हैं, मतलब जिनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, आप उनकी भी एक जिम्मेदारी तय करते हैं। तो ये उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ही होता है। इंटरमीडियरीज का मतलब है जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, एक्स हो, ये सब इंटरमीडियरीज की भूमिका निभाते हैं। इनकी कोई भूमिका नहीं होती है किसी भी कंटेंट को लेकर के। कंटेंट लोग डालते हैं, ये उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं कि इनके यहाँ से इस्तेमाल हुआ, वो कंटेंट इनके ऊपर डाला गया, लेकिन इनकी भी जवाबदेही तय की गई है। और कई मामलों में सरकार इनको भी लिख के भेजती है कि भाई ये कंटेंट आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, इन कंटेंट्स को। और बड़ी संख्या में आजकल तो बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से ये इंटरफेरेंस बढ़ गई है। जो भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इन संचार और प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण, इन दोनों की तरफ से बहुत सारे कंटेंट के लिए इन इंटरमीडियरीज को लिखा जाता है कि ये कंटेंट आप हटा दीजिए। हर दिन हटाया जाता है बड़ी संख्या में, और कई चीजों को लेकर के इंटरमीडियरी कंपनी जो है प्लेटफॉर्म है वो शिकायत भी करती है। तो ऑलरेडी जो जिसको हैंडल करने के लिए कानून अवेलेबल है, उसके लिए फिर एक नया कानून उसके दायरे में ले आना, एक तो ये बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या जरूरत बिहार में आ गई कि इसको अलग से ले आना पड़ा। और आप यही देखिए, जिस तरह से फिल्म को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड है, फिल्म में कोई ऐसी चीज न जाए उसके लिए सेंसर बोर्ड है, उसी तरह ओटीटी के लिए आजकल ओटीटी का कोई कानून नहीं है, उसको सेंसर नहीं किया जाता है। वहां जो मन होता है सो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराने के लिए सरकार आईटी एक्ट का यूज कर रही है। उसके प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, चाहे उसके आप नेटफ्लिक्स ले लें या अमेजॉन प्राइम ले लें या जी5 और सोनी, सबके हैं, सोनी लिव, सबके अपने प्लेटफॉर्म है। तो उनको भी उसी कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा रहा है। हालांकि उनमें अभी गालियां चल रही हैं, लोगों ने जो जितने भी सीरीज आप देखिए, जो नेटफ्लिक्स के सीरीज हैं, उसमें सब में बहुत सारे ऐसे हैं जो सामान्य रूप से फिल्मों में नहीं दिखाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये उससे अलग हटके, मतलब एक सामान्य जो माध्यम था, उस माध्यम से अलग जो नए माध्यम विकसित हुए, उनको नियंत्रित करने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई, और वो आईटी एक्ट है 2000 का, जिसमें बाद में 2020-21 में संशोधन भी हुआ था। उसे कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अब अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं है। जब सरकार को ये अधिकार है कि वो लिख के दे इंटरव्यू कंपनीज को कि भाई ये आप ड्रॉप कर दीजिए, ये कंटेंट हटा दीजिए, तो अगर कोई ऐसा ही बहुत कंटेंट होगा जो राज्य के हित के विरुद्ध हो या देश के हित के विरुद्ध हो या सामाजिकता और मानवीयता और या सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला हो, मानवता के खिलाफ, तो आप हटवा दीजिए, उस कंटेंट को हटवा दीजिए वहां से। ये कंपनियां खुद भी आज इंटरमीडियरी इस बात का ध्यान रखती है। इसके लिए एक तो इसके लिए कानून का प्रोविजन करना, अलग से सजा का प्रावधान करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है ज्ञानेश्वर जी, हमारी नजर में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसमें जिन लोगों को आप अधिकार दे रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय हो, उनकी वो किसको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, किसके ऊपर सजा कर देंगे और किसके कंटेंट की अनदेखी कर देंगे, ये कौन तय करेगा? उनके ऊपर निगरानी का क्या कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा? जब उनके ऊपर मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर एक नया चैप्टर नहीं खोलना चाहिए, एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहिए सोशल मीडिया पर। आप समझिए, हमारा मकसद किसी को उकसाना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद ही नेपाल में मामला बिगड़ा था, लोग भड़के थे, नौजवान सड़क पर उतरे थे, पाबंदी लगाने का मामला जो है।
ये इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आप लोगों को बेलगाम कर दें कि वो जिसको जो मन हो सो गालियां दें, जिसके जो जो मन हो वो लिखे, लेकिन उसको कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, एक ऑलरेडी बिल्कुल। वो एक सिस्टम उसके पास में है, इन प्लेस है, जो हम्म। कंट्रोल करता है इन चीजों को। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो अपना लगातार उस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि वो समाज की अभिव्यक्ति का मामला है। अब मान लीजिए हम्म। कि आप एक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग उसको क्या मानते हैं, हम हम्म। वो एक डिजिटल चौराहा है। एक जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक डिजिटल चौराहा है। मान लीजिए हम किसी को डिजिटल चाय की दुकान समझ लीजिए, कोई चौराहा है, हम्म। वहां लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, कुछ उसमें ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है जो सामान्य रूप से नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल। फिर तो जिला प्रशासन और थाने के ऊपर हो गया कि उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो। हम्म। भाई, ये तो फिर आगे इसका एक्सटेंशन क्या होगा ज्ञानेश्वर जी, की चाय की और दुकान पर खड़े जमानत नहीं होकर होगी, जमानत नहीं होगी। वही जमानत नहीं होगी। और इसका एक्सटेंशन क्या है आगे, कि चाय की हम्म। दुकान पर खड़े होकर के अगर कुछ लोग आपस में गाली गलौज की बातें कर रहे हैं तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दो कि ये लोग जो सार्वजनिक जगह पर माहौल बिगाड़ रहे थे। तो हम्म। ये जैसे एक चौराहा होता है, जैसे चाय की दुकान है, चाय का ठिया है, उसी तरह से एक डिजिटल चौराहा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां लोग अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग तरह हम्म। से। आप देखिए वहां कोई भाषा थोड़े काम करती है, कोई भाषा काम नहीं करती है ज्ञानेश्वर जी। ऐसे लोग लिखते हैं जिनको हिंदी लिखना नहीं आता है, बोल के बोल के अपना लिखवा दिया और वो पोस्ट हो गया उसके ऊपर, उसमें और आप देखिए ना भाषा अजीत क्या जी, करेंगे, दुनिया भर कल की ही गलतियां हो। कल ही अजीत जी जंतर मंतर के प्रदर्शन में हमने दिल्ली पुलिस वालों की जो जुबान सुनी और देखी है, हाँ, ये हाँ, वह जुबान क्या है, वह जुबान क्या है। फिर तो उनको भी सजा होनी चाहिए, जिस तरीके से वही वो बात है, लाठियां चला रहे थे और जिस तरीके से गालियां दे रहे थे, दुनिया भर क्या की, हुआ बिल्कुल उनके स्वाध्याय में लिखा है और उन्हें कहा गया कि इस तरीके से गालियां आप देंगे? बिल्कुल। वो तो खैर कानूनी रूप से गलत है, उसके जी। लिए तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए उनको। लेकिन अगर वैसी हम्म। स्थिति में कोई चीज, कोई पोस्ट, कोई वीडियो आ जाए जिसमें इस हम्म। तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, तो क्या उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे? ये हम्म। ये इस तरह की व्यवस्था, उस मतलब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए एकदम। इससे भेदभाव, पूर्वाग्रह का जन्म होगा। वो हम्म। उसमें फिर जो जहां होगा, देखिए इसमें कितने तरह की बातें होती है, कि जैसे कई बातें जाति सूचक कही जाती हैं सोशल मीडिया में, कास्ट को लेकर हम्म। के कई सारी विमर्श चलते हैं, कई सारे विमर्श चलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, कोई थाना अधिकारी, हम्म। और वो किसी खास जाति के लोगों को टारगेट करके पकड़ने लगे उनकी भाषा या उनके पोस्ट को लेकर के, तो फिर ये तो समाज में अराजकता की स्थिति नहीं बनेगी। बिल्कुल। हम बिल्कुल। अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे, हम कहें कि कोई अगड़ा जी। ही अधिकारी बैठा हो और उसको किसी किसी जाति विशेष से खुन्नस हो जाए या किसी से नाराजगी हो जाए, उसकी कोई पोस्ट उठा करके और उसके 10 लोगों को जेल में डाल दे, तो ये तो हम्म। अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना। आप इस तरह से किसी पुलिस अधिकारी या किसी प्रशासन के अधिकारी के हाथ में ये अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वो तय करे कि कौन सा पोस्ट जो है वो आपत्तिजनक है, समाज के विरुद्ध है, या बातचीत की सामान्य भावना के अनुकूल नहीं है। अब आपको हम बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम अभी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि कई बार माँ की गाली देना अश्लील नहीं है। हम इसका विरोध हम्म। कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन। लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, 3 दिन या 4 दिन पहले 2 जजों की बेंच ने कहा है कि कई बार गाली देना वो हम्म। अश्लीलता फैलाना नहीं होता है। हम्म। अश्लीलता फैलाने के लिए उसके पीछे इंटेंट होना चाहिए, आपकी मंशा होनी चाहिए, वैसा माहौल होना चाहिए है, और वैसे माहौल में ऐसी कोई बात कही गई है तभी वो अपमानजनक या अश्लील मानी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जी। कहा है। और हम्म। आप कह रहे हैं कि कोई गाली गलौज देगा तो हम उसको उठा करके 6 महीने या 1 साल के लिए जेल में डाल देंगे। अब एक हम्म। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ गाली की अलग तरह से व्याख्या कर रहा है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो गाली कोई देगा अगर तो हम उसको जेल में डाल देंगे। तो ये हम्म। इस बारे में ये कोई ऐसा नहीं है कि आप नी जर्क रिएक्शन दे, अचानक एक दिन कैबिनेट बैठे और कोई ऐसा फैसला कर देगा। सर, ये बिल्कुल। डेलिबरेट करने की बात होती है। हम्म। सोसाइटी में, बिहार की सोसाइटी में जितनी भाषाएं हैं, चाहे भोजपुरी हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, मैथिली हो, इन भाषाओं में बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसे कोई हम्म। कोई ऑफेंड हो सकता है, कोई अनजान आदमी ऑफेंड हो सकता है, उसको बुरी बिल्कुल। लग सकती है वो बात, लेकिन वो तो भाषा का एक्सप्रेशन है। अगर वो कोई नहीं उस ना, तरह से एक्सप्रेस आप करेगा, शादी विवाह में देखिए ना, समधी को बिल्कुल कितनी गालियां दी वही जाती थी, है? वही हम जो बात कर रहे ससुराल पक्ष से लोग आते थे, फिर जब बारात जाती थी तो उधर से गाली आती थी। तो भाई हैं। यह सब तो देखिए बिल्कुल पुरानी परंपरा है, उसमें हाँ, मिठास भी थी। और गाली देने वाले देखिए, हमारे यहाँ पे जब कार्यक्रम होते हैं या मैं कोई और भी पोस्ट लिखता हूं, तो लोग इतनी गालियां देते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग अंत में कर देते हैं कि वो अपने मन का विकार निकाल रहे हैं, यही बात खत्म हो जाती है। अब ठीक बात है, ठीक बात है। तो यही कह रहे हैं कि कई एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, भाषा का ऐसा कई वाक्य, कई शब्द, कई गाने ऐसे हैं जो ऑफेंड हो जाए दूसरा सुन के जो नहीं जानता, हम्म। तो उसमें उसका क्या करिएगा फिर? उसके लिए उसको सजा दे दीजिएगा। क्या तो ये होगा जब डेली पब्लिक
पवन सिंह का क्या होगा, मनोज तिवारी का क्या होगा, बिल्कुल क्या निरहुआ होगा का क्या होगा, हाँ हाँ, उनके गानों का क्या रवि होगा किशन इतने, का क्या होगा, बिल्कुल। ठीक बात। इतने इतने उनके गानों के में ऐसी अश्लीलता है, और उस जी लेकिन वो एक एक्सप्रेशन के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया गया है, लोग गाते हैं, और अच्छे घरों की महिलाएं गाती हैं, अच्छे घरों की महिलाएं उन गानों पर नृत्य करती हैं, शादियों में जाइए लोग डांस करते हैं उन गानों पर, जिनको जी। अश्लील मतलब सामान्य एक रूप से उसके एक्सप्रेशन को अश्लील ठहराया जा सकता है। तो हम्म ये इस तरह की चीजें कानून अगर बनाना हो तो उसके लिए डेलिबरेट करना होता है, उसके लिए आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी होती है, जो समाज के अलग अलग लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो गीतकार हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सोसाइटी के दूसरे प्रतिनिधि हैं, आप उनके साथ एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करिए, बात करिए लोगों से हम्म कि क्या एक्सप्रेशन है जिन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर नहीं होनी चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया लंबी होती है, कानून ऐसे नहीं बन जाते हैं कि यह अपराध ऐसे नहीं तय हो जाता है कि अमुक काम अपराध है, ऐसे नहीं तय बिल्कुल। होता है। तो तभी हम्म तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिलिबरेट किया इतने लंबे, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन उसका है, हालांकि उसकी कई बातों से हम असहमत हैं, सुप्रीम हम्म कोर्ट का ये जो अभी ऑब्जर्वेशन है गालियों को लेकर के, लेकिन हम इस बात से भी असहमत हैं कि सोशल मीडिया के किसी एक्सप्रेशन को लेकर के आप थानाधिकारी को या कलेक्टर को यह अधिकार देंगे कि वो गुंडा एक्ट में पकड़ करके और किसी व्यक्ति को जेल में डाल दे। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल। किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं हो सकती, ये अपराध ऐसे हम्म नहीं डिफाइन होते हैं, और ना हम्म अपराध की सजा ऐसे तय होती है। ये फिर विशुद्ध रूप से, अब इसका राजनीतिक पहलू देखिए ज्ञानेश्वर जी, फिर तो आप टारगेट करना शुरू कर दीजिएगा व्यवस्थित रूप से जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनको, जो हम्म सरकार के राजनीतिक, वो सोशल मीडिया में तो आइडेंटिफाई होते हैं, समाज में भी जी। आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन हम्म वोट के समय आप नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि गुप्त मतदान होता है। सोशल मीडिया पर तो आदमी खुल करके अपने विचार व्यक्त करता है कि हम अमुक जी के समर्थक हैं, हम अमुक जी के विरोधी हैं। फिर आप ऐसे हम्म लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनकी पोस्ट पर होने वाली किसी भी टिप्पणी को लेकर के उनको पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है बिल्कुल। कि वही टिप्पणी करे, उनकी पोस्ट जी। पर अगर कोई चर्चा हो रही है और उसी में कोई टिप्पणी है, पुलिस उसी को पकड़ ले, बाद में जमानत कराता रहे। हम्म तो ये पॉलिटिकल जो है इसका इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, पॉलिटिकल गेन के लिए इसका मिसयूज हो सकता है, सोशल उसमें जातिगत पूर्वाग्रह भेदभाव की वजह से इसका इसका मिसयूज कर सकता है जो अधिकारी है, वो इसके एक दूसरे को एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लोग करवा सकते हैं, किसी से इस तरह के कमेंट करा करके, उकसा करके, और लोग फंसा सकते हैं। बहुत सारे इसमें खतरे हैं। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल करने का उपाय अगर आपको करना है, ये इतना आसान नहीं, बहुत डिबेट का विषय है ये ज्ञानेश्वर जी। पहले के हम्म कानून जो थे, पुराने आईपीसी सीआरपीएफ, उनकी धाराएं थी, उनको बदला गया, बीएनएसएस में नई धाराएं आई हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया को और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं। उनके ऊपर से अचानक एक कानून ये ले आना और उसके ये तलवार लटका देना लोगों को, अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल करने, उसको दबाने का एक प्रयास हमको दिख रहा है। पता नहीं किसने सरकार को समझाया, किसके दिमाग में ये बात आई। ये चीजें, इस तरह की चीजों को बहुत सोच समझ के किया जाता है, अचानक ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं होते हैं कि एक दिन उठे और अपराध बना दिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखने पढ़ने। तो चलिए देखिए, बहुत सोच समझ कर किया जाता है और इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, सरकार किस तरीके से लोगों को जेल भेजना शुरू करती है और सोशल मीडिया में कमेंट्स में क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, विचार के अभिव्यक्ति पर क्या असर पड़ता है, यह देखने की बात होगी। अब चलिए बांकीपुर की चर्चा कर लेते हैं। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, इतना तीखा उपचुनाव, बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा उपचुनाव। देखिए, फिर से हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यदि प्रशांत किशोर न लड़ रहे होते तो इस चुनाव की चर्चा कहीं होती ही नहीं होती। तो देखिए, हमने कल भी कहा था कि प्रबंधन से बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता मान रहे हैं जीत तो जाएंगे हम, लेकिन हमारे ही वोट बैंक में टूट है। मतलब गैर कायस सबन मतदाता वह बिदके हुए हैं। वे यह नहीं कह रहे कि भाजपा को नहीं देंगे, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि देंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं को ही विश्वास नहीं हो रहा है कि वह उन्हें देने जा रहे हैं। तो उनका मत प्रतिशत कम हो, वह घर में आराम करें, ऐसी भी शुभकामनाएं दी जा रही है। तो इतना रोचक चुनाव हो गया है और प्रशांत किशोर ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। कल जब वह निकले थे तो महिलाओं की संख्या इतनी थी कि पूछिए मत। तो प्रशांत किशोर का भाषण और ही तीखा होता जा रहा है, वह लगातार हमलावर बने हुए हैं और बीजेपी अपनी ताकत और लगातार बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2-2 घंटे का वक्त सभी दे और तेजस्वी यादव से अब बड़ी उम्मीद बन गई है कि तेजस्वी यादव आ जाए, तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक का कुछ हिसाब कर ले। और जब वोट बैंक का, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव का जो वोट है वह उधर से इधर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अजीत जी।
देखिए ज्ञानेश्वर सर जी, हम कल एक वीडियो देख रहे थे, एक महिला का जी। वीडियो था, किसी लोकल बिहार के ही किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उसके रिपोर्टर ने डाला था उसको, कि उस महिला से वो रिपोर्टर पूछता है बांकीपुर, जैसे उसके मुंह से बांकीपुर निकलता है वैसे वो महिला कहती है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। अभी तक पूछा भी नहीं था कि आप किसको वोट करेंगे, जी। सिर्फ ये कहा बांकीपुर, तो उस महिला ने कहा प्रशांत किशोर। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आप जो है पहले किसको वोट देती थी, तो उसने कहा पहले बीजेपी को देते थे। तो ये एक 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 प्रतिनिधि घटना है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग जो पहले बीजेपी को वोट देते थे वो प्रशांत किशोर को दे देंगे, लेकिन ये प्रतिनिधि घटना है, प्रतिनिधि वीडियो था ज्ञानेश्वर जी। और हमको ध्यान आया जब हम लोग बिहार चुनाव 2025 घूम रहे थे, तो हम लोग किसी से पूछते थे, मतलब कुछ भी बात शुरू करिए उसके पहले आदमी कहता था नीतीश कुमार। जी जी बिल्कुल। एनडीए नहीं, बीजेपी नहीं, जेडीयू नहीं, वो उसके मुंह से निकलता था नीतीश कुमार। तो हम लोग मान रहे थे ना कि ये चुनाव नीतीश कुमार का हो गया है, जनता के मुंह से सीधे नीतीश कुमार निकल रहा है, महिलाओं के मुंह से सीधे नीतीश कुमार निकल रहा था। ऐसे ही बांकीपुर का नाम लेते ही अगर किसी के मुंह से प्रशांत किशोर निकल रहा है तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे चुनाव के की एक 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 एक, एक रुझान का पता चल रहा है चुनाव का, कि चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल। अब वो चुनाव जीत जाएंगे ये हम लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन के मामले में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के मामले में, सोशल इक्वेशन के मामले में बीजेपी फार अहेड है, बहुत आगे है। उसके बाद बहुत ज्यादा वोट का आधार है। हम लोग कल ही परसों जोड़ रहे थे, 3 लाख वोट उसका है, 3,80,000 में से 3 लाख कोर वोट उसका है। उसमें कुछ टूट भी जाएगा तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लोगों की जुबान पर प्रशांत किशोर अगर हैं, तो ये प्रशांत किशोर की कामयाबी है, प्रशांत किशोर की जीत है कि उनके नाम की चर्चा इस तरह से हो रही है। एकदम स्वयं स्फूर्त लोगों के मुंह से उनका नाम निकल रहा है। और बीजेपी की चिंता इसलिए है कि वो जो महिला जिसने कहा कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे, तो ये दोहरा नुकसान होगा। अगर बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति अगर चला जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ, तो 1 वोट जाएगा तो 2 वोट का नुकसान होगा। तो इससे बीजेपी ज्यादा चिंतित है। उनको आरजेडी की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आरजेडी को जो वोट मिलने वाला है, या पिछली बार भी जो मिला था वोट 46,000, वो बीजेपी का वोट नहीं है। वो चला जाए किसी की तरफ चला जाए, वो आरजेडी में चला जाए, प्रशांत किशोर में चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी को जो वोट मिला था उसमें से टूट के जाएगा तो वो डबल इंपैक्ट होगा। और ये स्थिति अभी बनती दिख रही है ज्ञानेश्वर जी। और ये एकदम तय है कि जो आप कह रहे थे कि गैर कायस्थ सवर्ण को लेकर के चिंता है, वो चिंता बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वो रिपोर्ट ग्राउंड पर से है। हमको कई लोगों ने कहा, कई लोगों के फोन आते हैं, ऐसे लोग बताते हैं कि हम बोरिंग रोड में गए थे या चांदमारी रोड में गए थे, और वो लोग वहां की चर्चाओं का ब्यौरा देते हैं कि चर्चा ये है कि इस पर प्रशांत किशोर को वोट देते हैं। देंगे नहीं देंगे, वो लोग जाएंगे वोट करने, उस समय तक उनके मन में क्या होगा ये हम लोग अभी नहीं कह सकते। लेकिन प्रशांत किशोर को वोट देते हैं, प्रशांत किशोर को आजमाते हैं, इतनी मेहनत उन्होंने की है, ये चर्चा थी। और कल के बाद की चर्चा तो आज आपने बता ही दिया कि शिवानंद तिवारी ने जो पोस्ट जो आप लिखा, जो मैसेज लिखा, वो कल के बाद चर्चा ज्यादा तेज हो गई है। कल के बाद चर्चा इतनी तेज हो गई है, ये ऐसा नहीं है ना कि पटना में और बिहार में रहने वालों के बच्चे शिक्षा और परीक्षा की गड़बड़ियों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं बिहार के। और चर्चा के पीछे तर्क भी यही है जी, चर्चा के पीछे तर्क भी यही है कि देखिए भाजपा से कोई दुश्मनी पाल ली है सवर्णों ने या उनके आधार मतों ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि विधानसभा या संसद के भीतर कोई बोलने वाला भी होना चाहिए जो विपक्ष की बात करे, जो जनता की बात करे, जो जनता की आवाज बने। और वह जो शून्यता दिखाई पड़ रही है बिहार विधानसभा के भीतर, तेजस्वी यादव पहले 2 दिन दिखे नहीं है, तो किसी न किसी को, भले ही वो आगे चलकर बीजेपी को वोट दे, और इस बार भी हो सकता है दे दे, लेकिन उनके मन में एक चल रहा है, झंझावात है कि नहीं हमें ऐसा किसी को भेजना है जो, क्योंकि इससे सरकार न बन रही है न बिगड़ रही है। तो यह जो तर्क है ना, इस तर्क में भी दम है। बिल्कुल इसी तर्क पर हम लोग चर्चा कर ही रहे ना पहली बार से, पहले दिन से, कि इस नतीजे का असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ना है, बीजेपी जेडीयू की सेहत पर नहीं पड़ना है, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में ही लोग प्रयोग करते हैं। अगर सरकार का अगर चुनाव होता, ये आम चुनाव होता, उस समय लोग प्रयोग नहीं करते, हो सकता है। लेकिन इस चुनाव में तो लोग प्रयोग कर ही सकते हैं ना, प्रशांत किशोर को चुन सकते हैं ताकि वो जाकर के उनकी बात कहे, मीडिया भी उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देता है, वो जो मुद्दा उठा देते हैं सरकारें आगे बढ़ के उस मुद्दे को सॉल्व करती हैं, और जब वो विधानसभा में जाएंगे तो उनकी बात रखेंगे और पूरे बिहार की बात रखेंगे। तो ये बात तो, ये तर्क तो है ही ना उनके फेवर में, ये उनका एडवांटेज है कि ये तर्क उनके फेवर में जा रहा है ये। और ये बच्चों वाली बातें जो है ना, ये बीजेपी को हर्ट करने वाली है।
जिस तरह से जी। कल जिस तरह से लाठियां चलाई गई हैं, अभी आपने जो बात देखा, हमने देखा, वो सबने देखा है कि पुलिस किस तरह से हम्म, गालियां दे रही थी, कैसे लाठी चला रही थी, कैसे लोगों के खून बह रहे थे, कपड़े फटे हुए थे और लोग डट के खड़े थे लोगों के सामने कि मारो, क्या कर लोगे, मारो। तो ये हम्म, जो भावना है, ये जो इमोशंस था, वो इमोशन वहां भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो लोगों के वोटिंग बिहेवियर में भी हो सकता है रिफ्लेक्ट करे ज्ञानेश्वर जी। और हम्म, उसके बाद भी सरकार ये नहीं कर रही है कि हमने एक जो मिस्टेक हुआ उसको हम ठीक करें। कल हम्म, एक मीटिंग हुई है जेपी नड्डा के साथ और उनको एक 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। आप जल्दी एक बैक चैनल बात करनी चाहिए। तो ये तो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है ना, कि सामने मिले दो लोग, मिलने में कोई समझौता बिल्कुल। नहीं होता, हम्म, समझौते की बात पर्दे के पीछे होती है। जी। समझौते की बात करिए, आप बैक चैनल वार्ता करिए, आप चीजों को सुलझा करके और मुद्दा समाप्त करिए। उसके बजाय क्या कर रही है पुलिस, की केस कर रही है लोगों के ऊपर, सीसीटीवी फुटेज से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको केस कर रही है। जी। आप उस घटना को एक दो, हर आंदोलन में, इस तरह के हर आंदोलन में ज्ञानेश्वर जी कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं होती हैं, तोड़फोड़ होती है, पुलिस से भिड़ंत होती है, ये सब होता है, हर आंदोलन में होता है, छोटे जी। से छोटे और बड़े से बड़े आंदोलन में होता है ज्ञानेश्वर जी। और बिहार के लोग तो जानते हैं कि जेपी मूवमेंट में जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट कांड में अरेस्ट हुए, तो उन्होंने डायनामाइट बिल्कुल। स्मगलिंग किया था पुल और रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए। तो क्या हम्म, उसके आधार पर आप जेपी के आंदोलन की व्याख्या करेंगे कि उसमें ये अपराध हुआ था इसलिए जेपी का आंदोलन अपराध है? ऐसा तो हम्म, नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ बच्चों से, छात्रों से, युवाओं से कुछ गलती हुई है तो उससे पूरे आंदोलन को डिफाइन नहीं करेंगे आप, उससे डिफाइन बिल्कुल। नहीं होगा। यहाँ लग हम्म, रहा है कि पुलिस इसको, मतलब पुलिस और सरकार भी इस पूरे आंदोलन को क्रिमिनलाइज्ड करके और वो नैरेटिव पुश कर रही है, वो नैरेटिव पेडल कर रही है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, आपराधिक हम्म, तत्व उसमें शामिल थे। इससे भी लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है ज्ञानेश्वर जी। तो ये सारी चीजें बिहार में जो छात्र हैं, जो परीक्षा का के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा जिनकी रद्द हो गई है, जिनके सेशंस लेट हो रहे हैं, वो तमाम लोग भी इससे अपने को जुड़ा हुआ पा रहे होंगे। ये बिल्कुल। संयोग था कि ये घटना हो गई। और अभी जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बीपीएससी का परीक्षा जो टली है, जो परीक्षा टल गई, जी। उसको रात में प्रोग्राम देखने के बाद एक एजुकेटर का फोन आया, बड़े एजुकेटर है, जी। दिल्ली में पहले विजन में पढ़ाते थे और अब शायद खान ग्लोबल एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, या हम्म, विजन में ही है कुछ, हम मतलब हमारे जानने वाले हैं, जी। अच्छे बड़े एजुकेटर हैं, हिस्ट्री के बड़े टीचर हैं। उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था ऐसा कि जानबूझ हम्म, करके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन की वजह से इसको टाला गया है एग्जाम। अच्छा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एग्जाम कराते हैं और हम्म, कोई गड़बड़ी हो जाती है, जरा सा भी पेपर लीक हो जाता है, तो एकदम हम्म, एक तरफ अभी आंदोलन चल रहा है और अभी उसमें कुछ बीच कुछ हो जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। और उसी बीच बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। चुनाव भी है। तो ये हो जी। सकता है कि बहुत जल्दी तुरंत करा लिया जाए, ये आंदोलन ठंडा हो और वो चुनाव खत्म हो तो उसके तुरंत बाद हो जाए। लेकिन हम्म, उनका ये अंदेशा था कि इसको हो सकता है जानबूझ करके आगे टाला गया हो, कि अगर जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हो गई थी, अगर एक भी बिल्कुल। परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हो जाती है तो वो उसका पूरा इश्यू बन जाएगा। तो हम्म, इसका मतलब अब जब सरकार इतनी सावधानी बरत रही है तो सावधान तो इस मामले को सुलझा नहीं सकते हैं। इस मामले हम्म, को सुलझा ही दीजिए, बच्चों की, छात्रों की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करिए, हम्म। भरोसा जीतिए उनका। भरोसा सबसे बड़ी बात और है, उनका भरोसा अजीत जीतने जी, की कोशिश करें। अजीत जी, आपने जेपी आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा कर दी। हमें याद है, हमने इतिहास को पढ़ा है कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे और पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया था। पंडित नेहरू पटना लैंड कर गए थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए थे छात्रों से मिलने, और मुकदमा हो गया ठीक इसी तरीके से। उस जमाने में कोई वीडियो कैमरा और सीसीटीवी तो होता नहीं था। तो सैयद साहबुद्दीन, जो बाद में यूपीएससी से सेलेक्ट हुए, और सैयद साहबुद्दीन साहबुद्दीन सिवान वाले नहीं, परवीन अमानुल्लाह के पिता और अफजल अमानुल्लाह के ससुर, तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो अभी बात हो रही है ना कि सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे तो गुंडा एक्ट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस आंदोलन के कारण सैयद साहबुद्दीन पर मुकदमा हो गया था। और जब अपॉइंटमेंट की बारी आई तो मालूम हुआ कि इनके खिलाफ तो मुकदमा है, इन्हें कैसे, इनकी तो हिस्ट्री ही खराब है। तो पंडित नेहरू ने माफी दी थी, पंडित नेहरू ने माफी दी थी। तो बिहार बहुत ही सेंसिटिव स्टेट रहा है, यदि इस तरीके से छेड़ेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो आप भरोसा जीतिए बच्चों का, नौजवानों का। और एक हम्म, बात समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, कि आजकल बच्चे जो है ना, घर के जो है, वो एंकर कर रहे हैं परिवार को। वो एक हम्म, जमाना चला गया जब हम लोग के टाइम में पिताजी जो कह देते थे वो ब्रह्मा का वाक्य हो जाता था, पत्थर पर खींची गई लकीर हो जाती थी। आज जो बच्चे कहते हैं वो हम लोगों को मानना होता है। आज बच्चे बिल्कुल। तय करते हैं घर में क्या खाने की चीज बनेगी, कौन सी फिल्म देखनी है, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कहाँ क्या, ये बच्चे आजकल तय करें। इसलिए आप देखिए हम्म, मार्केट सबसे ज्यादा बच्चों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी हम्म, जिद पूरी कराते हैं। तो ये बिल्कुल। बच्चों का मामला है। परिवार, और हर परिवार में बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने हाल में परीक्षा दी है।
तो ये उन सब हम्म, लोगों का मामला है। ये पूरे हर परिवार इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो बीजेपी का समर्थक हो या बीजेपी का विरोधी। हम कल भी कह बिल्कुल। रहे थे कि उत्तर दक्षिण, वामपंथ दक्षिण पंथ का मामला नहीं है, ये समर्थक विरोधी का मामला नहीं है, ये जाति धर्म का मामला नहीं है, ये युवाओं का मामला, यूथ का मामला है, पीढ़ी का मामला है। हम्म, तो उसको सेंसिटिव तरीके से अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो जो जो कह रहे थे शिवानंद तिवारी, उसका बदला लोग ले सकते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ जेनजी बिल्कुल। वाले नहीं, सिर्फ 18-19 साल हम्म, 20 साल वाले बच्चे नहीं, उनके अभिभावक भी, उनसे बड़े हम्म, लोग भी जो है वो भी इस बात को कर सकते हैं कि भाई हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि, और वो मैसेज इस चीज का हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए कई चीजें, देखिए प्रशांत किशोर का कुछ भी दाव पर नहीं लगा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं। वो चुनाव हार, वो लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस दिन बिल्कुल। लड़ने आए तो उस दिन वो नंबर 2 हो गए थे, ये भी हम कह रहे हैं पहले दिन से। इसलिए जी, वो हारे जीते, उनके लिए तो वो तो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। वो आकर के उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है, उनकी चर्चा हो रही है, उनके मुद्दों पर बात हो रही है, वो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। स्टेज हम्म, पर सब कुछ बीजेपी का लगा हुआ है। बीजेपी की बिल्कुल। सरकार के 100 दिन के कामकाज का जनमत संग्रह है। नीतीश को है ये, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के ऊपर जनमत संग्रह है। ये शिक्षा को लेकर के और परीक्षा को लेकर के ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर लोगों का की रायशुमारी है। ये कई तरह की चीजें हैं जिसका जो नतीजा आएगा वो बीजेपी की राजनीति, ओवरऑल सोसाइटी और अपोजिशन सबकी राजनीति को प्रभावित करने वाला होगा। तो देखिए, बांकीपुर का जो भी नतीजा आएगा वो सबको प्रभावित करेगा। और सोशल मीडिया पर देखिए, अभी इंतजार कीजिए सरकार का नजरिया क्या होता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़े, आप पर गुंडा एक्ट लग जाए, बचे रहिएगा। अमर्यादित राजहित और राष्ट्रहित के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आए हैं तो मिश्री घोल कर आइए, आलोचना भी कीजिए तो आलोचना में मिश्री होनी चाहिए। इतना तीखा मत हो जाइए और भाषा की शैली इतनी खराब मत कर लीजिए कि आपके खिलाफ एक्शन ही हो जाए। तो देखते रहिए लाइव क्षितिज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव क्षितिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।